Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 17th of July 2020, Friday. Inspiration of the day is you attract what you are, not what you want. If you want great, then be great. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1. Google tax row, US tech majors want action against India. जैसा कि हम सभी ने कई सारे वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है, एक सेपरेट जो वीडियो बना है गूगल टैक्स का इक्वलाइजेशन लेवी का, उसमें भी मैंने बताया कि जब इंडिया ने 2% का इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया था टू ऑल ई कॉमर्स कंपनीज, ई एडवर्टीजमेंट कंपनीज, दोज डू नॉट हैव परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया, तो उसके बाद ही यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ने इंडिया के साथ साथ 9 अदर कंट्रीज़ जिन्होंने भी इक्वलाइजेशन लेवी इम्पोज किया था सारी यूएस कंट्रीज़ पर, यूएस ई कॉमर्स कंपनीज़ पर, उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया था, इन्वोक किया था। और उस इन्वेस्टिगेशन में, उस प्रॉबिंग में जुलाई 15 लास्ट डेट थी पब्लिक कमेंट की। And on that forum, the Internet Association, basically representing Google, Amazon, Facebook, eBay, has pressed the US government or US trade representative to take retaliatory action against India for digital service tax on e-commerce and e-advertising कंपनीज। इन सारी गूगल, अमेजोन और फेसबुक के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, दैट इज द इंटरनेट एसोसिएशन, इन्होंने बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट रिटेलिएटरी एक्शन लेने को बोला है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को। हालांकि एक दूसरा साइड भी है, दूसरे साइड में आईबीएम, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूएससीसी, द कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, सीटीए, जिसमें एडोब, 3M, एसेंचर जैसी कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन है। इस एसोसिएशन ने, इस रिप्रेजेंटेटिव साइड ने ये कहा है कि किसी भी तरह का रिटेलिएटरी टैरिफ, रिटेलिएटरी मेजर अगर यूएस गवर्नमेंट लेती है, दैट विल हर्ट द अमेरिकन कंपनीज एंड आस्क द यूएसटीआर टू वर्क ऑन अ मल्टीलैटरल सॉल्यूशन रादर देन यूनिलैटरली imposing the retaliatory tariffs on India and other countries. तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, आज का आपका होमवर्क है, व्हाट इज यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यूएसटीआर क्या है एक्चुअली और इसका बेसिक मैंडेट क्या होता है। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, अंडर यूएसटीआर सेक्शन 301 गिव द पावर टू यूएसटीआर टू लॉन्च investigation or probe against trading partner countries for their unfair, discriminatory and negatively affecting trade policies. तो जैसे ही इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी 2% इम्पोज किया था ई कॉमर्स कंपनीज पर, वैसे ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस को टारगेट किया गया है उस 2% इक्वलाइजेशन लेवीज में, ऑल ई कॉमर्स कंपनीज और ई एडवर्टीजमेंट कंपनीज कमिंग फ्रॉम एनी कंट्री। बट अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्सिमम जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं या टेक कंपनीज हैं, दे बिलोंग्स टू USA. That is why USTR has launched the investigation against India as well as 9 other countries including Austria, Brazil, Indonesia, Italy, Spain, Turkey for levying and considering the additional digital service taxes on US companies. और उनका यूएसटीआर का ये कहना है कि इन सारी कंट्रीज़ ने, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हों चाहे वो इंडिया, इन्होंने इंटेंशनली यूएस की कंपनीज़ को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, उनको निगेटिवली अफेक्ट करने के लिए इस तरह की डिजिटल सर्विस टैक्स का प्रोविज़न लाया है, जिसमें अलग अलग कंपनीज़ को अलग अलग पॉइंट है। जैसा कि हमने देखा गूगल, फेसबुक, ये सारी कंपनीज ये चाहती है कि इंडिया को रिटेलिएटरी टैरिफ इस पे इम्पोज किया जाए। ऑन द अदर हैंड द कंपनीज हु आर एक्चुअली डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स और ई ट्रेडिंग, they are saying that if USTR will impose any sort of retaliatory tariff on India or other 9 countries, that will affect the further business of these companies. तो इसमें 3 साइड हैं। अब देखते हैं कि इसे फर्दर एक्शन क्या होता है, whether US come from a retaliatory tariff measure or US government will try to solve this problem with multilateral solution. और ये गूगल टैक्स क्या होता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, पहले क्या था, क्या पहले नहीं था, ये सब हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्राइब्ड सेक्शन में गूगल टैक्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है।
अगर हम बात करें अदर अदर कंट्रीज़ ने किसने किसने कितना एडिशनल लेवी लगाया है, तो आप देख सकते हैं जो 9 कंट्रीज़ बेसिकली जिनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूएसटीआर में, वो है इटली, ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, इंडिया, स्पेन, टर्की, यूके एंड फ्रांस। तो इटली ने 3%, ऑस्ट्रिया 5%, ब्राज़ील ने भी एडिशनल लेवी कंसीडर किया है, इंडिया 2%, स्पेन 3%, टर्की 7.5%, यूके 2% एंड फ्रांस 3%। तो किसी का ये एडिशनल लेवी है, किसी ने इनिशिएट किया है लेवी। तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम ईयू कंट्रीज जहाँ पर इनका बिजनेस है टेक मेजर्स का, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल सर्विस टैक्स। अब इस इन्वेस्टिगेशन में इंडिया का क्या टेक है? इंडिया ने ये कहा है कि जितना भी गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है कंपनीज पर, ई कॉमर्स कंपनीज पर, ई एडवर्टीजमेंट कंपनीज पर, दैट इज इन कंप्लायंस विद WTO रूल्स। WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग है। कहीं पर भी ये ऐसा इक्वलाइजेशन लेवी इस बात के लिए नहीं लगाया गया कि वो यूएस फर्म्स को स्पेशली टारगेट किया गया हो या उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए इम्पोज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि WTO और इंटरनेशनल टैक्सेशन एग्रीमेंट्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करी गई। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंपनी और एनी पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम ए स्पेसिफिक कंट्री ऑफ ओरिजिन। अब इसमें ये क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं यूएसटीआर के पास, यूएस गवर्नमेंट के पास, अगर क्या क्या प्रॉबेबल डिसीजन यूएस गवर्नमेंट ले सकती है इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में अगेंस्ट 9 कंट्रीज। तो या तो यूएस गवर्नमेंट रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज कर सकती है ऑन द एक्सपोर्ट कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड ऑल दीज 9 कंट्रीज़ की। अगर आपने हमारा 2% इक्वलाइजेशन लेवी हमारी कंपनीज पर लगाया और आपका 2% इक्वलाइजेशन लेवी यूएस की कंपनीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, देन we will impose retaliatory tariff on your export as well. We will impose retaliatory tariffs on export coming from India and 9 other countries, जिससे कि आपको भी नुकसान हो और इंडिया और अदर कंट्रीज प्रेशर में आकर के 2% का गूगल टैक्स वापस ले लें। या इस पर्टिकुलर टैक्सेशन प्रोविजन को लेकर के यूएस गवर्नमेंट WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी तक जा सकती है कि इंडिया ने जो भी ये टैक्स लगाया है या जो 9 अदर कंट्रीज ने जो भी इक्वलाइजेशन लेवी टैक्स लगाया है, इट इज़ नॉट एज पर द WTO रूल्स और इट इज़ नॉट एज पर द इंटरनेशनल टैक्सेशन एग्रीमेंट। तो किसी भी इंटरनेशनल फोरम में इंडिया को ड्रैग कर सकता है यूएसए on the allegation of that this particular taxation provision, this particular tariff policy is discriminatory against US and it is the violation of WTO rules or international taxation agreement. या थर्ड ऑप्शन जिसके लिए कुछ कंपनीज कह रही हैं यूएसटीआर से कि मल्टीलैटरल सोल्यूशन निकाला जाए, मींस इसमें जितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको आपस में बैठ के नेगोशिएट करना चाहिए एंड इस पे पॉन्डर करना चाहिए कि व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सोल्यूशन, जिससे कि किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो या किसी भी पार्टी पर किसी भी साइड पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूएस के पास। इनमें से कौन सा ऑप्शन यूएस गवर्नमेंट ऑप्ट करती है, ये फ्यूचर की बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंडिया बैट्स फॉर लिमिटेड ट्रेड डील विद यूएस ड्यूरिंग टॉक्स। कल एक टेलीकम्युनिकेशन हुआ बिटवीन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड हिज यूएस काउंटर पार्ट डब्ल्यू रॉश। तो मिस्टर रॉश एंड मिस्टर गोयल के बीच में टेलीकम्युनिकेशन हुआ। उस बेसिक टेलीकम्युनिकेशन का जो पर्पस था वो जो इंडिया और यूएसए के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो डील होने वाली है उस टॉपिक पर बेसिक डिस्कशन हुआ। अगर आपको पता हो तो जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो उनका अभी आने का मेन मोटिव ये बाइलेटरल FTA ही था। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट या यूएस कंट्री ये चाहती है कि नवंबर से पहले इस FTA को साइन कर लिया जाए ताकि उसका जो एज है डोनाल्ड ट्रंप को, उसका एज उनको इलेक्शन में देखने को मिले। बट इंडिया हैज़ सर्टेन कंसर्न विद दिस FTA। इंडिया अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंडिया के साइड से ये FTA होल्ड है। US इज़ रेडी टू साइन दिस FTA, बट इंडिया के अपने कुछ कंसर्न हैं, उन कंसर्न को ले करके ये पर्टिकुलर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और USA के बीच में ये साइन नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता होगा, कुछ सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हों, बहुत सारे स्टूडेंट ना भी जानते हों। तो अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में इसको डिफाइन करूँ तो
free trade agreement may be a treaty or may be a agreement between two parties or more than two parties. It may be multinational agreement, it may be bilateral agreement between two countries or two or more countries according to the international law to form a free trade area between the cooperating states. Means जो कंट्रीज आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही हैं वो कुछ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड जोन बनाती हैं और उस फ्री ट्रेड जोन में, उस फ्री ट्रेड एरिया में उन कोऑपरेटिंग कंट्रीज़ के बीच में, उन कोऑपरेटिंग इकोनॉमीज़ के बीच में जो बिजनेस होता है, जो ट्रेडिंग होती है, वो मिनिमम टैरिफ पर होती है या आप कह सकते हैं कभी कभी ज़ीरो टैरिफ पर भी होती है। मीन्स जब दो कंट्री, आप इमेजिन करिए जैसे इंडिया और यूएस के बीच में अगर ये एफटीए साइन हो जाता है तो कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट ऐसी बनाई जाएगी, सभी प्रोडक्ट नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे इंडिया के साइड से और यूएसए के साइड से, दोनों के ही साइड से कुछ प्रोडक्ट लिस्ट बनाई जाएगी। उन प्रोडक्ट लिस्ट पे इंडिया अगर यूएसए से वो प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इंडिया उस पर मिनिमम टैरिफ इम्पोज करेगा या जीरो टैरिफ इम्पोज करेगा। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट होगी, अगर वो यूएसए इंडिया से खरीद रहा है तो यूएसए उस पर मिनिमम टैरिफ या मिनिमम टैक्स इम्पोज करेगा या जीरो टैक्स इम्पोज करेगा। और वो टैरिफ और टैक्स स्ट्रक्चर केवल इंडिया और यूएस आपस में बिजनेस करने के लिए यूज करेंगे या वो सारे कंट्रीज जिन्होंने ये एफटीए साइन किया होगा। ऐसे कंट्रीज जिन्होंने ये एफटीए नहीं साइन किया होगा उनको एक डिफरेंशियल टैरिफ रेट देखने को मिलेगा, उनके प्रोडक्ट पर डिफरेंट टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। तो एफटीए नाम से लग रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मींस किसी भी तरह का कोई एडिशनल टैरिफ इम्पोज नहीं किया जाएगा। मीनवाइल किसी भी तरह के नॉन टैरिफ बैरियर नहीं इम्पोज किए जाएंगे उन कंट्रीज के बीच में, उनके बीच में ईजी और फ्री ट्रेड इंश्योर किया जाएगा। तो ये यूएसए और इंडिया दोनों ही इस एग्रीमेंट पर कई लंबे टाइम से नेगोशिएट कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आया था तो उनका भी एक मेन पर्पस था एफटीए ही की डील को ही साइन करना। हालांकि डील साइन नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ द सर्टेन कंसर्न। और जो कल टेलीकम्युनिकेशन हुआ है, टेलीकन्वर्सन हुआ है, उसमें भी, उस कन्वर्सेशन में भी इंडिया ने थोड़ा सा एप्रीहेंशन शो किया है कि दैट इंडिया इज नॉट वेरी मच कीन टू इमीडिएटली साइन दिस एफटीए और अभी कुछ लिमिटेड ट्रेड डील्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रादर देन गोइंग फॉर डायरेक्टली एफटीए। हाउएवर ऑफिशियल सेज talks on proposed trade deal with USA will pick up only after American presidential election conclude in November। इंडिया और यूएसए दोनों ही चाहते हैं कि जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाए नवंबर में उसके बाद ये एफडीए डील साइन करी जाए। क्यों? क्योंकि अब अगर इन केस अगर पार्टी कुछ चेंज होती है, कोई और प्रेसिडेंट होता है तो इस एफटीए के एक्चुअल रेटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। दैट इज वाई नाउ बोथ कंट्रीज आर कंसिडरिंग टू साइन दिस ट्रेड डील एंड द प्रपोज्ड एफटीए आफ्टर दिस अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन दैट विल कंक्लूड इन नवंबर। अगर हम बात करें कि इंडिया के क्या डिमांड है और यूएस की क्या डिमांड है, बेसिकली क्यों ये ट्रेड डील साइन नहीं हो पा रही है, एफटीए साइन नहीं हो पा, तो इंडिया की जो कुछ डिमांड है वो है रिजम्पशन ऑफ बेनिफिट्स अंडर अमेरिकन जीएसपी सिस्टम। अमेरिकन जीएसपी स्कीम क्या है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इंडिया बेसिकली डिमांड कर रहा है कि इंडिया को, इंडियन प्रोडक्ट्स को जीएसपी स्कीम के तहत रिजम्पशन मिले, एग्जेम्पशन फ्रॉम हाई इंपोर्ट टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स। जो स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी जो हाई टैरिफ लगा हुआ है इंडियन प्रोडक्ट्स पर, उसको भी रिमूव किया जाए या रिड्यूस किया जाए। एंड इंडिया इज ऑल्सो कंसिडरिंग द इशू ऑफ डिजिटल टैक्स। इंडिया का ये कहना है कि यूएस गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले इंडिया के इंक्रीज डिजिटल टैक्स को और उसके अगेंस्ट में कोई भी रिटेलिएटरी या रेसिप्रोकल टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स पे ना लगाया जाए। तो इंडिया की ये 3 की डिमांड्स हैं। ऑन द अदर हैंड यूएस ऑल्सो हैज सर्टेन डिमांड्स। यूएस की डिमांड ये है कि जो इंजीनियरिंग गुड्स हैं और ऑटोमोबाइल्स जिस पे जैसे हार्ले डेविडसन जिस पे कई गुना ड्यूटी टैरिफ लगता है उसको रिड्यूस करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हाई वैल्यूड आईटी गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स है जिससे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता है, जो इंडिया जनरली एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करना नहीं चाहता, तो उस पर जो हाई टैरिफ लगता है उसको भी रिड्यूस करे, यूएस की डिमांड है। तो इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटोमोबाइल, हाई वैल्यूड आईटी गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मेडिकल डिवाइसेस एंड फार्म्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उन पर जो इंडिया हाई टैरिफ लगाता है, बेसिकली यूएस की डिमांड ये है कि उस हाई टैरिफ्स को इंडिया रिड्यूस करे अंडर एफटीए।
अब इन सारे कंपोनेंट्स पे लेकर के इंडिया की अलग रिजर्वेशन है। अगर आपको याद हो तो मेडिकल डिवाइसेस की हम बात करें तो स्टंट जो कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सिचुएशन में जो ऑपरेशन में या हार्ट के जो ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, स्टंट लगता है, वो स्टंट की कॉस्ट इनिशियली बहुत हुआ करती थी। लेटर ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके टैक्स को रिड्यूस किया, उस पर रेगुलेशन टाइट किया, जिसके बाद जो एंजियोप्लास्टी में जो स्टंट यूज़ होता है, मेडिकल स्टंट हो या नॉर्मल स्टंट हो, उसका प्राइस बहुत फॉल कर गया। तो जो एंजियोप्लास्टी जो ट्रीटमेंट था वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो गया इंडिया में। तो इन सारे इश्यूज़ पर भी यूएस का अपना रिजर्वेशन है। तो ये की डिमांड्स हैं जिसकी वजह से ये एफटीए बेसिकली साइन नहीं हो पा रहा। इंडिया नहीं चाहता कि मेडिकल डिवाइसेस, फार्म इक्विपमेंट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स पर इंडिया टैरिफ रिड्यूस करे, क्योंकि इंडिया का अगर आप ध्यान से देखो तो मेडिकल डिवाइसेस, फार्म और डेयरी, ये तीनों ही बहुत क्रूशल पार्ट है। इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है डेयरी प्रोडक्ट्स का, तो वो अगर टैरिफ रिड्यूस करता है तो उसकी जो लोकल डोमेस्टिक डेयरी इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर आईटी गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंपोनेंट। तो इंडिया के अपने रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है, अमेरिकन जीएसपी स्कीम। व्हाट इज दिस अमेरिकन जीएसपी स्कीम? अब चूंकि ये एफटीए और ये इंडिया का यूएस बायलैटरल टॉक्स बहुत न्यूज में है, तो हो सकता है कि ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको जीएसपी बोलते हैं, ये आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। बेसिकली जीएसपी क्या होता है? जीएसपी इज अ यूएस ट्रेड प्रोग्राम, एक यूएस ट्रेड प्रोग्राम है जिसको डिजाइन किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। अगर हम बहुत सिंपल टर्म में बात करें तो यूएस ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें जितने भी कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को कंसीडर किया गया था कि इन डेवलपिंग कंट्रीज से आने वाले एक्सपोर्ट पर यूएस गवर्नमेंट मिनिमम टैरिफ इंपोज करेगी या बिल्कुल भी टैरिफ इंपोज नहीं करेगी, उनको प्रेफरेंस देगी ओवर अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज मीन्स डेवलप कंट्रीज के इंपोर्ट से या के एक्सपोर्ट से। तो यूएस में ये एक ट्रेड प्रोग्राम चला गया था इन ऑर्डर टू प्रमोट द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, ऐसे कंट्रीज जो कि डेवलप नहीं थे, जस्ट लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री था। बेसिकली जीएसपी वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन 1976 बाय ट्रेड एक्ट ऑफ 1974. It provide preferential duty-free entry up to 4,800 products from 120 designated beneficiary country। 120 कंट्री से अप्रोक्सीमेटली 5,000 प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री दी जाती थी यूएसए में इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये फैसिलिटी 1976 में इंडिया को भी एक्सटेंड कर दी गई थी, जिसमें इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 2,000 प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते थे और उसमें यूएस की तरफ से जीरो टैरिफ लगता था। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो 1976 में इंडिया वाज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग की स्टेज पर था, इसीलिए इंडिया को भी इन 120 बेनिफिशियरी कंट्रीज की लिस्ट में डाला गया था। तो इंडिया के 2,000 प्रोडक्ट्स, आप सोच सकते हैं 5,000 प्रोडक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली जिनको इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाला गया था जीएसपी लिस्ट में, इसमें से केवल 2,000 प्रोडक्ट्स इंडिया के ही थे। तो 1976 से इंडिया इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर अपने 2,000 प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता आ रहा था यूएसए में अंडर जीरो टैरिफ प्रोविजन। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके यूएस के बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना एंड इंडिया, इन सब के साथ यूएसए का बहुत लॉन्ग टाइम से ट्रेड डेफिसिट चला रहा है। मींस यूएस ट्रेड डेफिसिट की पोजीशन में था विद इंडिया एंड China and some other beneficiary countries, those actually comes up under this GSP। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि इंडिया जैसे कंट्री तो अब डेवलपिंग नहीं है, इंडिया तो डेवलप हो गया है, तो उसको क्यों इस पर्टिकुलर जीएसपी स्कीम के तहत इनके प्रोडक्ट्स को हम एग्जम्पशन दे रहे हैं, जीरो टैरिफ दे रहे हैं। तो और उस समय उनका बेसिक जो फोकस था वो ये भी था कि चाइना इंडिया से जो यूएस का ट्रेड डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2018, जब इस समय जीएसपी पर कंसिडरेशन स्टार्ट किया था इंडियन जीएसपी पर डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय इंडिया एक्सपोर्ट टू यूएसए वाज $47.9 बिलियन। फाइनेंशियल ईयर 2018 में $47.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था इंडिया ने। वहीं इंपोर्ट की बात करें, यूएसए से इंपोर्ट कितना किया था उस फाइनेंशियल ईयर 18 में?
फाइनेंशियल ईयर 18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंपोर्ट किया था यूएसए से वो था $26.7 बिलियन का। तो यू कैन सी द डिफरेंस 47 एंड 26, जिसकी वजह से चाइना और इन सब कंट्री से भी डोनाल्ड ट्रंप अपना ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने इंडिया के 50 प्रोडक्ट्स को इनिशियली जीएसपी की लिस्ट से हटा दिया, ये कह के कि इंडिया इज नो लॉन्गर डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, दैट इज वाई इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू कम अंडर दिस जीएसपी ट्रीटमेंट और जीएसपी स्कीम। और जैसे ही यूएसए ने 50 प्रोडक्ट्स को हटाया, वैसे ही इंडिया ने भी कुछ सारे प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिया यूएसए के, कि अगर आपने हमारे 50 प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ के जोन से हटाया है तो हम भी आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स पर हायर टैरिफ इम्पोज करेंगे। और जैसे ही इंडिया ने हायर टैरिफ इम्पोज किया यूएसए के कुछ प्रोडक्ट्स पर, यूएसए हैज अनाउंस दैट इट इज नाउ गोइंग टू टर्मिनेट इंडियाज डेजिग्नेशन एज अ बेनिफिशियरी ऑफ जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस फ्रॉम जून 5, 2019। तो 50 के अलावा जितने जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स थे उनको भी यूएसए गवर्नमेंट ने जीपीएस सिस्टम से हटा दिया। इंडिया को जो बेनिफिशियरी का टैग दे रखा था अंडर जीएसपी, उसको जून 5, 2019 को रिमूव कर दिया गया। अब इंडिया के जितने भी इंपोर्ट से जो कर रहा था यूएसए, इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहे थे, वो सारे प्रोडक्ट्स पर अब नॉर्मल टैरिफ रेट एप्लीकेबल होंगे जो कि अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट पर होते थे। अब इंडिया को जीरो टैरिफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा अंडर जीएसपी। अगर हम बात करें बेसिक रीजन क्या थे, क्यों यूएसए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन सडनली लिया, कुछ रीजन तो ये थे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये भी एक फोकस था कि वो अपना ट्रेड डेफिसिट यूएसए का जिन जिन कंट्रीज के साथ बहुत ज़्यादा वाइड ट्रेड डेफिसिट था, उस ट्रेड डेफिसिट को रिड्यूस करना। डेयरी इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइसेस पे जो टैक्सेशन की पॉलिसी आई थी इंडिया में, उसको लेकर भी जो डेयरी के जो कंपनीज थी, जो मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली कंपनीज थी, उन्होंने भी यूएसए से कंप्लेन करी थी अगेंस्ट इंडिया की इंडिया के टैरिफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं और यूएसए उनको ज़ीरो टैरिफ में प्रोडक्ट उनके इंपोर्ट कर रहा है। डेटा लोकलाइजेशन का भी इशू उस समय बहुत ज़्यादा था, जिसको लेकर के यूएसए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा निगेटिव सेंटीमेंट में थी अगेंस्ट इंडिया। तो डेटा लोकलाइजेशन, एफडीआई पॉलिसी, उस समय ई कॉमर्स को लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा एफडीआई पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी थी। इन सारे प्रोविजंस की वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से आप कह सकते हैं टाइटनिंग एफडीआई नॉर्म्स फॉर ई कॉमर्स, डेटा लोकलाइजेशन, complaints from dairy industry and medical devices, reducing the trade deficit. All these were the factors responsible for the removal of India as a beneficiary from GSP ट्रेड प्रोग्राम ऑफ यूएस गवर्नमेंट। तो ये आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। तो इंडिया जैसे ही जीएसपी से रिमूव हुआ, तो अब इंडिया का एक बहुत प्राइम कंसर्न है अंडर एफटीए कि वापस से इंडिया को जीएसपी में डाल दिया जाए, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे कि अमेरिकन ऑयल, एनर्जी, एयरक्राफ्ट। इंडिया इस चीज़ को शो कर रहा है कि अमेरिकन ऑयल, एनर्जी और एयरक्राफ्ट में तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट पर है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया हर सेक्टर में यूएसए से ट्रेड सरप्लस पर है, इंडिया का यह पॉइंट ऑफ व्यू है। बट जो ओवरऑल ट्रेड अगर बात करें तो ओवरऑल ट्रेड में हमेशा यूएस डेफिसिट में रहता है अगेंस्ट इंडिया। तो जीएसपी में आना इंडिया का एक बहुत प्राइम कंसर्न है अंडर एफटीए। तो किस तरह से ये एफटीए फर्दर साइन होगा, जो फाइनल एफटीए साइन होगा उसमें क्या क्या होगा, ये फ्यूचर की बात है। अभी फिलहाल के लिए इस एफटीए की डील को होल्ड पर रख दिया गया टिल नवंबर। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इकोनॉमी में श्रिंक 9.5% से आईसीआरए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा या आईसीआरए ने अपनी फोरकास्टिंग को रिवाइज किया है इंडिया के कंटेक्स्ट में, और जो ये शार्प रिवीजन किया है, इस रिवीजन में आईसीआरए ने और ज़्यादा फॉल इंडिकेट किया है, कॉन्ट्रैक्शन इंडिकेट किया है, और कहा है कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 21 में 9.5% से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जो कि अर्लियर फोरकास्ट 5% था। अब यहाँ रीज़न आ रहा है क्यों सडनली, क्यों आईसीआरए ने अपने ये डेटा को रिवाइज़ किया, अपने एस्टिमेशन को रिवाइज़ किया। आईसीआरए का जो पॉइंट है वो ये है कि जिस तरह से कोविड-19 का इन्फेक्शन बढ़ रहा है इंडिया में, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, उसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया अपने स्टेट्स में, अपने सिटीज़ में, अपने लोकल एरिया में, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नेसेंट रिकवरी हो भी रही थी लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद में, सेंट्रल ने जो इम्पोज लॉकडाउन था उसके ख़त्म होने के बाद में जो नेसेंट रिकवरी स्टार्ट भी हुई थी मई और जून के पीरियड में, वो भी अब
स्टॉप हो गई। तो एज पर ICRA दिस लोकलाइज लॉकडाउन इन सम स्टेट एंड सिटीज में cause the contraction into Indian economy with the rate of 9.5% in financial year 21। तो 9.5% के रेट से इकोनॉमी 9.5% इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। और जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, रिसर्च एजेंसीज हैं या बॉडीज हैं, उसमें अब तक का ये सबसे शार्पेस्ट फॉल एस्टिमेशन है इन टर्म्स ऑफ GDP। तो एज पर द इकरा इंडिया के GDP इस बार 9.5% तक फॉल करेगी या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एंड दिस इज द sharpest or the largest fall among all agencies and bodies that involve in estimation prediction of contraction and GDP growth। हालांकि इंडिविजुअल लेवल की बात करें जाए तो चीफ स्टैटिस्टिशियन जो प्रणब सेन थे, उन्होंने बहुत पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि इंडिया की इकोनॉमी 12.5% की रेट से 12.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने 12.5% का कॉन्ट्रैक्शन बोला था, लेकिन अभी तक किसी भी एजेंसी ने 5% या 6% से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्शन एस्टिमेट नहीं किया था इनटू इंडियाज GDP। बट इकरा का ये रिवाइज्ड एस्टिमेशन इंडिकेट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन की इकोनॉमी में जो रिकवरी होगी दैट विल बी द शैलो रिकवरी, नॉट अ शार्प रिकवरी। और इसीलिए इकरा ने अपने Q1, Q2, Q3 और Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 के सारे एस्टिमेशन को रिवाइज किया है। और एज पर द इकरा Q1 में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है दैट मे बी अप टू 25%। तो Q1 में जो एक्सपेक्टेशन है ICRA की कि इंडियन GDP कितना कॉन्ट्रैक्ट करी, तो मैक्सिमम 25% तक का कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है एज पर ICRA। इसी तरह जो अदर क्वार्टर हैं, अपकमिंग क्वार्टर्स हैं, Q2, Q3 एंड Q4, उन सब में भी कॉन्ट्रैक्शन ही एस्टिमेट किया है ICRA ने। हालांकि Q4 तक आते आते 1.3% की ग्रोथ का भी प्रोजेक्शन है, जो कि पहले 5% था। पहले था कि Q4 तक आते आते इंडियन इकोनॉमी 5% की रेट से ग्रो करने लगेगी। बट अब जिस तरह से लोकलाइज लॉकडाउन हो रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट अपना लॉकडाउन खुद से इनिशिएट कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये ग्रोथ रेट 1.3% का कर दिया गया है। और ICRA का कहना है कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर इंडियन इकोनॉमी विल सी द एनेमिक ग्रोथ और शैलोअर रिकवरी। ऑल दीज आर द एस्टिमेशन दैट यू कैन सी कि जो अलग अलग जो कंपनीज हैं या एजेंसीज हैं, बॉडीज हैं, उन्होंने क्या क्या एस्टिमेशन किया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। OECD ने -7.7 से 7.3% का कॉन्ट्रैक्शन प्रिडिक्ट किया है इंडियन GDP में। बर्नस्टाइन ने -7, गोल्डमैन सैक्स ने -5, नोमुरा ने -5, फिच -5, क्रिसिल -5, इस तरह से आप देख सकते हैं। इवन इंडिया के RBI ने भी माइनस टेरिटरी ही प्रिडिक्ट करी है फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। इन सम में ICRA का जो प्रोजेक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज -9.5%। ये याद रखिए रिवाइज एस्टिमेशन है, इससे पहले ICRA ने 5% का कॉन्ट्रैक्शन प्रिडिक्ट किया था। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 8, इंश्योर बोरोवर्स नॉट हैरेस्ड RBI टू ARC। थर्सडे को RBI ने जितनी भी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको इंश्योर किया है कि उनको डायरेक्शन दिए हैं कि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और उस कोड ऑफ कंडक्ट में ये इंश्योर करें कि जितने भी रिकवरी एजेंट हैं जो काम कर रहे हैं फॉर रिकवरिंग द लोन, वो एक स्टैंडर्ड कोड और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ फेयर प्रैक्टिस फॉलो करें। और जो भी स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट कंपनीज बनाएंगी ARC कंपनीज, वो इस बात को इंश्योर करें दैट देयर शुड बी द प्रॉपर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ द जेन्युइन कंप्लेंट्स। जो बोरोवर के साइड से जो कंप्लेन आ रही है उसको एड्रेस करने के लिए ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी सेट करें, एक फेयर कोड ऑफ कंडक्ट प्लान करें, और जितने भी रिकवरी एजेंट हैं वो उसी फेयर प्रैक्टिसेस कोड के या कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही ऑपरेट करें। ARC विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर रिकवरी एजेंट। अगर रिकवरी एजेंट कोई भी ऐसा अनएथिकल एक्शन लेते हैं, अनफेयर एक्शन लेते हैं, अनफेयर बिहेवियर शो करते हैं ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस, फॉर दैट द ARC address ARC or the attached ARC will be responsible for their behavior. That is why every ARC should come up with a standard code of conduct.
और जिसमें एआरसीज को अपने जितने भी रिकवरी एजेंट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली समझें. द रिकवरी एजेंट शुड बी सेंसिटिव and should respect the privacy of the customer information, should respect the टाइमिंग ऑफ कॉलिंग. ऐसे भी और टाइमिंग्स पर कॉल नहीं करना है, उन्हें धमकाना नहीं है, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करने की भी जो धमकी है वो भी उन्हें नहीं देनी, किसी भी तरह की ऐसी मिस हैंडलिंग नहीं करनी है बोरोवर्स को लेकर के. क्यों आरबीआई इतना फोकस कर रहा है इस समय? क्योंकि आरबीआई को भी पता है और सब एक्सपर्ट जानते हैं कि जैसे ही ये मोराटोरियम पीरियड एक्सटेंड होगा, बैंक्स का एनपीए बढ़ेगा. एनपीए बढ़ेगा, बैंक्स अपने एनपीए को एआरसीज को सेल करेंगे, और जैसे ही एआरसीज को सेल होगा, लार्ज अमाउंट में उनको बिजनेस मिलेगा, तुरंत उनके रिकवरी एजेंट एक्टिव हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एनपीए को रिकवर करने में, या बैड असेट को या बैड लोन को रिकवर करने के लिए. दैट इज़ वाई उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज़ पर आरबीआई. क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो रिकवरी एजेंट हैं वो बोरोवर्स को जो जिन्होंने लोन लिया होता है उनको बहुत ज़्यादा हैरेस करते हैं, और कई बार हैरेसमेंट इतना बढ़ जाता है कि जो बोरोवर्स होते हैं वो कुछ सुसाइडल अटैम्प्ट्स पर भी चले जाते हैं. तो इस बात को इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के लिए आरबीआई ने बोला है सारी एआरसीज को. And the ARC should ensure that these agents should not induce adoption of uncivilized, unlawful, and questionable behavior during recovery process. And if any recovery agent found with this sort of unlawful and questionable behavior, then the particular ARC will be held responsible. तो ये की सजेशन है जो आरबीआई ने एआरसीज को दिए हैं कि फेयर प्रैक्टिस कोड को आप प्रॉपरली राइट अप करें, एक पूरा ड्राफ्ट बनाएं उसके लिए. जितने भी आपके जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जो डेटर्स हैं उनको हैरेस ना करें. ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म हो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है बोरोवर्स की वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, किसी भी पब्लिक फोरम में उसको डिस्प्ले ना किया जाए इन ऑर्डर टू एम्बैरेस द बोरोवर्स. कई बार ऐसा भी होता है कि पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पब्लिक कर दी जाती है कि बोरोवर को हैरेस करने के लिए, उसे एम्बैरस करने के लिए, जिससे कि वो अपने लोन को वापस करे. तो इस तरह के स्टेप्स या इस तरह का बिहेवियर नहीं होना चाहिए बाय रिकवरी एजेंट, ऐसा आरबीआई ने कहा है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स. एयर एशिया इंडियाज वैल्यूएशन हार इन पास्ट 1 year. द वैल्यूएशन ऑफ एयर एशिया ग्रुप Bharat's 49% stake in AirAsia has crashed by half in the last 1 year to 550 crore because of the mounting losses of Indian venture and COVID related disruption. तो COVID-19 की वजह से एविएशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से एयर एशिया का वैल्यूएशन इंडिया में हाफ कर गया है पिछले 1 साल के कंपैरिजन में. और इसी तरह चाहे स्पाइस जेट हो या अदर एविएशन हो, इंटरग्लोब हो, उन सब के भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा फॉल किए हैं, और उनका जो वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यूएशन, वो कई परसेंट तक फॉल किया. जैसे कि आप एयर एशिया के स्पाइस जेट के केस में देख सकते हैं -62%, इंटरग्लोब एविएशन -32%. तो जिस तरह से डोमेस्टिक फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट्स हॉल्ट हुई हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19, एविएशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है इस समय. तो कैसे गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को रिवाइव कर पाएगी, क्या मेजर लिए जाएंगे, ये दिस फॉल्स अंडर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. Q1 अर्निंग्स ऑफ आईटी बिगी सेंड आउट ग्रोथ सिग्नल. जिस तरह से कल भी इंफोसिस का रिजल्ट डिक्लेयर हो, उसमें भी इंफोसिस ने अप्रॉक्सीमेटली 10% का जो प्रॉफिट है वो रजिस्टर किया है. अदर आईटी फर्म्स के भी जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उनको देख करके, Q1 के रिजल्ट्स को देख करके ऐसा एक्सपर्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि क्योंकि रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्रॉफिट है या ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो Q1 के बाद अब ऐसा कहना है कि इकोनॉमी रिकवर करेगी. द फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग ऑफ लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म्स गिव अ क्लियर इंडिकेशन दैट वर्स्ट मे हैव ओवर फॉर द इंडस्ट्री. तो अब आईटी इंडस्ट्री के लिए शायद वर्स्ट ओवर होगा, क्योंकि कई जो कंट्रीज हैं जहाँ से उनका बिजनेस आता है, फॉरेन कंट्रीज हैं, जो चाहे यूरोपियन कंट्रीज कहना चाहे अमेरिका, वहाँ पर अब कुछ कब या कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से Q1 अर्निंग्स जो हैं वो पॉजिटिव सिग्नल्स शो कर रही हैं. दैट इंडिकेट्स द ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी, एटलीस्ट इन केस ऑफ आईटी सेक्टर. होप रैली इन डायग्नोस्टिक स्टॉक में फिजल आउट.
Investor sentiments toward diagnostic firms have improved in July, adding to the gains seen in the April and June period. While the recovery in business volume after 25 to 30% hits during the lockdown has helped, the rise in COVID-19 testing by private players will support volume and revenues. तो जुलाई के महीने में जितने भी ये कोविड डायग्नोस्टिक फर्म्स हैं जिनके जो स्टॉक हैं इनमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है. इवन अगर हम बात करें ना ही सिर्फ डायग्नोस्टिक स्टॉक, फार्मा स्टॉक भी इस समय ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से मॉडर्ना जो कंपनी है उसके वैक्सीन्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको देखते हुए इस समय जो मेडिकल सेक्टर है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, वैक्सीन या डायग्नोस्टिक जो फर्म्स हैं, उन सब के स्टॉक में अब थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट या पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं. अगर बेसिकली हम यहाँ डायग्नोस्टिक की बात करें तो लाल पैथ हो गया, थायरो केयर हो गया, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, सबके स्टॉक में जुलाई के मंथ में पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू सेंसेक्स के जो ओवरऑल जो ग्रोथ है उसमें. The share of Lal Path Lab hits a new high this week. Same apply for Thyrocare Technologies and Metropolis Healthcare. थायरोकेयर में 12% का हाई देखा गया पिछले 52 वीक के कंपैरिजन में. मेट्रोपोलिस में 14 to 12% का हाइक देखा गया है इन द मंथ ऑफ जुलाई. हालांकि एक्सपर्ट का यह कहना है कि इन्वेस्टर्स को अभी भी कॉशियस रहना चाहिए, ये क्योंकि कोविड-19 की टेस्टिंग बढ़ गई है, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया गया है कि वो चार्ज कर सके. पहले तो आयुष्मान भारत के तहत वो टेस्टिंग कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऑर्डर आए थे टेस्टिंग को लेकर के, लेकिन अब जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर दिया गया है, कई कई स्टेट्स में तो या सिटीज़ में तो गवर्नमेंट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है टेस्ट के लिए, तो जिसकी वजह से स्टॉक जो प्राइसेस हैं वो डायग्नोस्टिक फर्म्स के थोड़े से इंक्रीज हो रहे हैं, इंप्रूव परफॉर्मेंस रजिस्टर कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. बाई कॉल इंक्रीज फॉर रिलायंस शेयर्स. कल हमने डिस्कस किया था बाई ऑन द anticipation of announcement and sell on after the announcement, but अब recently buy calls increase हो गई है रिलायंस के शेयर्स के केस में. 43rd GM के बाद में सेलिंग का जो ट्रेंड था वो इंक्रीज हुआ था, इसकी वजह से हमने डिस्कस किया था कल भी कि रिलायंस के जो शेयर हैं वो कुछ फॉल किए थे. बट द डोमेस्टिक ब्रोकरेज हैव रिवाइज द रिलायंस इंडस्ट्री टारगेट प्राइस एंटिसिपेटिंग द हायर अर्निंग, जिसकी वजह से अब बाई कॉल इंक्रीज हो चुकी है इन केस ऑफ रिलायंस शेयर्स. The revision comes on the back of the company's big ticket announcement in the retail and telecom at its annual general meeting on Wednesday. कल हमने डिस्कस भी किया था कि buy before the announcement or buy on anticipation and sell on after announcement, but now this buy call has increased in case of Reliance shares. All these are the references, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me on Twitter and ResearchGate. That's all for today, student. Please like, share and subscribe. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Thank you.